हेलो माय फ्यूचर साइंटिस्ट, वेलकम बैक। बेटा कल हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। लाइक सॉलिड कैसे होती है, पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं। गैस के तो एकदम रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, है ना, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। अब प्लाज्मा क्या स्टेट है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। हम फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कुछ थिंग्स की। यहाँ पर प्लाज्मा बनती किस चीज से है। प्लाज्मा स्टेट ऐसे बनी जब हमने उन सब्सटेंस मैटर के उन पार्ट्स के बारे में बात किया जो हाईली अनरिएक्टिव रहती है। लाइक एग्जांपल नोबल गैसेस, जो किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि उनके जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब क्या ये क्या होता है मैम, हम इसको डिस्कस करेंगे 10th में। अब अभी हम बात करते हैं नोबल गैसेस जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं मानने ने। अब जो नोबल गैसेस होती हैं बहुत एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, इतना ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इनको प्रोवाइड कर दिया। अब ये करेंगे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होंगे आयंस में। अब ये आयंस कैसे होंगे, हाईली एनर्जेटिक आयंस, बहुत ज्यादा रेंडमली मूव करने वाले हाईली एनर्जेटिक आयंस बन जाएंगे ये। सो इसको बोलते हैं हम फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ये जो कि हाई टेम्परेचर पे अचीव होती है। अब इसमें पता कैसे लगेगा डिफरेंस क्या आया इन पार्टिकल्स में। ये पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लो करने लगते हैं, यानी फ्लोरेसेंट हो जाते हैं। तो फ्लोरेसेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सन, आप सभी ने सन को देखा है ना। तो सन कंटिन्यूअसली आप अपने आईज से सन को डायरेक्ट देख पाते हैं नहीं ना, क्योंकि वो हाईली फ्लोरोसेंट होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को एमिट करते हैं, है ना। वहां पर नियोन और हीलियम गैसेस ब्रेक डाउन हो रही होती है कंटिन्यूअस चेन में। दैट्स वाई वो एक प्लाज्मा कंटेनिंग ऑब्जेक्ट है, बिग ऑब्जेक्ट। ठीक है, होता कैसे है, चलो सारे यहां पर डिस्कस करते हैं। सॉलिड में हमने देखा था जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन क्लोजली पैक्ड होने के बाद भी इनमें वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन यानी कि ये अगर ये वाला सिंगल पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मे बी ये वाला डायरेक्शन, ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और ये वाला इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। यानी कि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, एनर्जेटिक है तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसी लिक्विड के पार्टिकल्स भी जहां उनका मन जा रहा है वो उस डायरेक्शन में मूव करे जा रहे हैं, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, इधर मूव करे जा रहे हैं। गैस के पार्टिकल्स और भी हाईली रैंडमली मूव कर रहे हैं। मान लो चलो ये वाटर है, वाटर में H2O आइस फॉर्म में बन जाता है, और लिक्विड में अगेन वाटर H2O, ये हमारे कौन सा है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो डायरेक्ट वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। अब अगेन वाटर का फॉर्म देखें तो ये होगा हमारा स्टीम। बट अगर H2O में ही H2O को भी हाईली ट्रीट किया जाए तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी बाहर, ऑक्सीजन को भी हटा देते हैं। बात करते हैं H2 की। H2 के साथ क्या होगा, H2 के साथ होगा यहाँ पर H2 ब्रेक डाउन होगा 2H पॉजिटिव आयंस में, क्योंकि 2H पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को भी रिलीज करेगा। सब जब ये हाई टेम्परेचर पे जाके 2 पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो जाते हैं और रैंडमली मूव करते हैं, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक आयंस होते हैं, उसको ही वो फॉर्म करता है प्लाज्मा। अब हीलियम के केसेस में क्या होता है, He2 पॉजिटिव में क्रिएट हो जाता है। तो यही हाईली एनर्जेटिक आयंस में बिहेव करता है, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम अपने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बेटा ये मैटर की 5th फॉर्म होती है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में हमने देखा, जैसे हमने प्लाज्मा में देखा, प्लाज्मा में क्या होता है कि हमने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, आयंस में बने गए, हाईली एनर्जेटिक आयंस में कन्वर्ट हो गए, रेंडमली मूव करने लगे, राइट। अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है, जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कर देते हैं। अब व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है 0 केल्विन।
केल्विन की आगे डिग्री लगती है? नहीं। सो 0 केल्विन, क्या कोई मुझे बता सकता है 0 डिग्री कितने केल्विन के इक्वल होगा? नोट करो, 273 केल्विन। ओके, याद रखेंगे। अब इसके को हम कन्वर्ट करके देखेंगे, जब 0 डिग्री हमारा 273 केल्विन के इक्वल है और हम 0 केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कमेंटेड। सो इट इज -273 डिग्री वैल्यू होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। इतने कम टेम्परेचर मैम, 100 पे तो हमारी वाटर ही आइस बन जाती है ना? तो इतना कम टेम्परेचर, यस, इतने कम टेम्परेचर पर अगर हम किसी भी मैटर को ट्रीट कराते हैं, फिर इनके पार्टिकल्स को बोलते हैं बोसोन। कंडेंसेट के पार्टिकल को बोसोन्स बोलते हैं। सो जब ऐसे पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स 273 डिग्री पर पहुंच जाते हैं, लाइक एग्जांपल बोसोन पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया सॉलिड में, पहले सॉलिड का ड्रॉ करते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स पैक्ड तो होते ही होते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है ना? पार्टिकल्स की डायरेक्शन बहुत डिफरेंट है, लेकिन वाइब्रेट कर रहे हैं। मूव करने का मतलब मेरा अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये क्या होता है? सॉलिड में होता है। देखिए कंडेंस स्टेट में क्या होता है बेटा? पार्टिकल्स कंप्लीटली पैक्ड है, पहली बात तो लाइक सॉलिड जैसे होते हैं। अब पैक्ड तो वो थे ही, उन्हें इतना टेम्परेचर लो कर दिया, इतना टेम्परेचर लो कर दिया उनका, सेम अमाउंट में स्पेस इन्होंने क्रिएट किया। क्रिएट तो किया ही किया। अब पार्टिकल डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। लाइक ये फर्स्ट पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसके सारे पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, मुझे बात आओ एक बात, जब सारे ही बच्चे, कभी देखा है, कभी बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, है ना? आपने बर्ड्स देखी होंगी, वो अगर एक बर्ड एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और सारी मूव करने लगती है, तो ऐसा लगता है ना एक स्ट्रीम चल रही है ना? बर्ड एक स्ट्रीम फॉलो कर रही है, एक लैमिनर स्ट्रीम फॉलो कर रही है। ऐसे ही सारे पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, बिहेव करने लगेगा पूरा मैटर एक पार्टिकल की तरह, यानी कि पूरा मैटर एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगेगा। उसमें कोई पार्टिकल का डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि ये बी पार्टिकल ए पार्टिकल की तरह मूव करने लगा। अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये बी था या फिर ये ए था। तो इसी फॉर्म ऑफ मैटर को बोलते हैं हम कंडेंस स्टेट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब सॉलिड लिक्विड में बदल गया, गैसेज में बदल गया, गैसेज अगेन लिक्विड एंड सॉलिड्स में बदल गए। इनको बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चलो एक डायग्राम की हेल्प से करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, बेटा जब गैसेज सॉलिड्स लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग। जब लिक्विड गैसेज में कन्वर्ट होती हैं, इनको बोलते हैं हम वेपराइजेशन। मेल्टिंग का फॉर्म एग्जांपल बताओ जल्दी। जब सॉलिड लिक्विड में बदल गया, ऑब्वियसली मैम अगर आप किसी भी आइस क्यूब को बाहर निकालोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर में आते आते वो लिक्विड वाटर में बन जाता है। वेरी गुड। अब लिक्विड टू गैसेज कैसे बनेगा भाई? उसी वाटर को हम बॉइलिंग करने रख देंगे, क्या होगा? स्टीम्स फॉर्म होंगी तो गैसेज बन गई। तो इसको बोलते हैं हम वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। अब गैसेस को हमें सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है। मैम गैसेस को डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? होता है बेटा, बिल्कुल होता है। गैसेस भी डायरेक्ट सॉलिड्स में बन जाती हैं, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। और ये फॉर एग्जाम्पल
फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट। जब जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो स्टीम मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं आइस में। ऐसा हायर एल्टीट्यूड्स पे होता है ज्यादातर। इट इज डिपोजिशन। डिपोजिशन अगेन साइकिल को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। सॉलिड से गैसेस, डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस बन रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कपूर देखा है? कपूर को जलाना नहीं, उसको रख देना, तो देखना कपूर क्या होगा, धीरे 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 काफी टाइम बाद क्या होगा, धीरे 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 डिके होने लगे। कपूर पहले बड़ा था, देन मेल्ट होते होते तो डिक्रीज हो जाएगा। आपको कहीं पे लिक्विड सब्सटेंस नहीं दिखेगा, कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी न्यू आइटम खरीदा तो उसके साथ वो व्हाइट व्हाइट बॉल्स आती हैं, उनको हम बोलते हैं नैप्थलीन बॉल्स। वो क्या होती हैं? वो डायरेक्ट हमारे सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अब गैसेस बन गई, गैसेस से हमें लिक्विड बनाना है। बाद सभी ने बारिश देखी है ना? बारिश बनती कैसे है? हाउ रेन फॉर्म? ऑब्वियसली गैस इज हाई टेम्परेचर पे, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस महसूस करती है, क्या होंगे? गैसेस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे होंगे जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब वो डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या फॉर्म करेगा? लिक्विड फॉर्म करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? बताओ, सभी ने पढ़ा होगा वाटर साइकिल में। यस, कंडेंसेशन। अब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। मैं बहुत इजी है, तो मैं तो फ्रिज में वाटर का रख देता हूं, अगेन वो लिक्विड का आइस बना देता है। बेटा उसी प्रोसेस को तो बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। सो इज दैट क्लियर नाउ? अब नाउ हम आगे पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटेंट हीट। बेटा लेटेंट हीट क्या होता है? जैसे हमने अभी देखा कन्वर्जन, सो ऐसी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट के हमारे टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन को ही मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है? फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में बेटा द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 kg of solid into liquids, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जो एनर्जी हमें चाहिए किसी 1 kg सॉलिड को लिक्विड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 33.4 इंटू 10⁴ जूल पर kg। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, याद रखना इस चीज को। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका सेकेंड पार्ट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? ऑब्वियसली मैम एनर्जी तो है, लेटेंट हीट समझ में आ गया, एनर्जी है। किसको कन्वर्ट करने की एनर्जी? अब लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट करने की एनर्जी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट
1 लीटर लिक्विड इंटू गैस। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होती है बेटा 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा हुई या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा हुई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा हुई। सो बेटा यही क्वेश्चन आता है कि आइस मोर कूलर है कोल्ड वाटर से। अब दोनों कूल है भाई, ऐसे कैसे पता लगेगा कौन सा ज्यादा कूलर है? इसी वैल्यू से पता लगेगा। अब कैसे पता लगेगा? देखिए, कोई भी ऐसा समझते हैं, कोई भी सब्सटेंस जैसे आइस को फ्रीज हुआ, आइस फ्रीज हुई तो कब फ्रीज हुआ, हुई कैसे फ्रीज, स्टेट चेंज कैसे हुआ? स्टेट चेंज ऐसे ही तो हुआ ना, लिक्विड के पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी रिलीज करी और तभी पार्टिकल क्लोज आए, एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो इसीलिए तो पार्टिकल क्लोज आकर फ्रीज हो गए। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो किसके पास चली गई? लिक्विड के पास चली गई। एनर्जी लिक्विड के पास है, लाइक एग्जांपल एनर्जी द हीट, हीट लिक्विड के पास है। आइस के पास हीट है नहीं ना, तो इसलिए आइस ज्यादा कूल है वाटर से। सेम एग्जांपल मैम, स्टीम ज्यादा हॉट क्यों होती है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर? क्योंकि स्टीम कैसे कन्वर्ट हुआ? जब वही बॉइलिंग वाटर ने अपनी एनर्जी ट्रैप कर गैस पार्टिकल्स उड़ गए, एनर्जी को ट्रैप कर उड़े, तो एनर्जी किसके पास गई? गैस पार्टिकल्स के पास गई। अब एनर्जी फिर किसके पास ज्यादा हुई? गैस पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा हुई और वाटर के पास एनर्जी कम हुई। तो एनर्जी डिफरेंस की वजह से स्टीम ज्यादा हॉट होगी एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर। क्लियर? नेक्स्ट, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है भाई? ऑब्वियसली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। मैम फिर वेपराइजेशन क्या है? झूठ बोलते हो आप मेरे को? नहीं, डिफरेंस इज बॉइलिंग टेम्परेचर पे जब हम किसी भी लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करते हैं उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल हमने वाटर को हीट किया तो वो 100 डिग्री पे वेपराइजेशन होने लगी उसकी, तो वो वेपर क्रिएट होने लगे 100 डिग्री पे, तो उसका मतलब उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एट एनी टेम्परेचर below its boiling point, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आप समर्स में कोई भी क्लोथ्स को जब आप हैंग करके टांग देते हो तो क्या होता है? क्या हम उधर टेम्परेचर 100 डिग्री लेकर जा रहे हैं? नहीं ना, वो टेम्परेचर क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली कपड़े ड्राई हो जाते हैं और जो लिक्विड था वो सारा का सारा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? उसी को इवेपोरेशन बोलते हैं और ये बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ही अकर हो जाता है। इसके बेटा फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट फैक्टर जिसपे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, फर्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, इवेपोरेशन को सिंबलाइज कर लेते हैं ई से और टेम्परेचर को सिंबलाइज कर लेते हैं टी से। अब नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे इवेपोरेशन के। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर होता है हमारा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का भी सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा। जो विंड एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे इवेपोरेशन के। सेम, इसको इंक्रीज किया इवेपोरेशन इंक्रीज, विंड एनर्जी डिक्रीज इवेपोरेशन डिक्रीज। देन थर्ड हमारी होती है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे हम किसी भी सब्सटेंस का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो उसमें इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है बहुत जल्दी। इसका मतलब
सरफेस एरिया भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ग्लास कंटेनिंग वाटर को देखें और फ्लोर पे लगे मॉपिंग वाटर को देखें, तो क्या होगा, जो जमीन पे फैला हुआ पानी होगा वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। और वहीं ग्लास का वाटर टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लेगा इवेपोरेट होने में कंप्लीटली। सो सेम अमाउंट ऑफ वाटर बट सरफेस एरिया इंक्रीज होने पे वो जल्दी इवेपोरेट हो गया और वहीं वो वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाया। ऐसे ही सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे इवेपोरेशन की। जैसे ही हम टेम्परेचर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज करेंगे इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है भैया, मैम बारिश पड़ती है और एकदम से ना अजीब अजीब सा लगने लगता है ना, क्यों, क्योंकि वाटर क्वांटिटी एयर में बढ़ जाती है, उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ह्यूमिडिटी बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट बिहेव करती है अदर 4 प्रॉपर्टीज से, अदर 3 प्रॉपर्टीज से। अब अदर 3 प्रॉपर्टीज में क्या था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ह्यूमिडिटी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन के। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज होती है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज होती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिए। बाय बाय।